आज हम जीनोम ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा करेंगे। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो जीनोम का मतलब हम जानते हैं कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम का निर्माण, उसका संगठन जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। क्योंकि डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए तो 2 नैनोमीटर विड्थ का होता है, उसका डायमीटर होता है 2 नैनोमीटर। तो वहाँ से एक 1400 नैनोमीटर बड़ा क्रोमोसोम जो है वो कैसे बनता है, तो ये जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं कि एक क्रोमोसोम, यदि हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम में हम देखते हैं कई सुपर कोइल्ड जो है वो कोइलिंग इसमें उपस्थित होती है। और फिर हम और यदि ज़्यादा इसमें अंदर देखते हैं तो इसमें ये क्रोमेटिन की बात करते हैं, जो आरएनए और प्रोटीन, जो पिछले लेक्चर में हमने उसकी बात करी क्रोमेटिन की। और क्रोमेटिन में यदि हम देखते हैं कि ये आगे इसमें और कितनी ज़्यादा कोइलिंग होती है, सुपर कोइलिंग होती है। क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, फाइबर जो होते हैं वो फिर किससे बने होते हैं, ऐसे ही कई न्यूक्लियोसोम होते हैं, वो न्यूक्लियोसोम जो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और ऐसे एक एक ऐसे न्यूक्लियोसोम जो है वो मिल करके ऐसी स्ट्रक्चर के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। और यहाँ पर हम एक डीएनए देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक सिंपल सा डीएनए जो है वो फिर बाद में इतना बड़ा एक क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होता है। तो यहाँ हम बात करें यदि यूकैरियोटिक क्रोमेटिन का कॉम्पैक्टेशन कैसे होता है, कि सिंगल सेट ऑफ जो क्रोमोसोम जिसे हम जीनोम कह रहे हैं वो लगभग ह्यूमन की बात करें तो एक मीटर लॉन्ग होता है। तो वो कैसे ये क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 2 to 5 जो इन डायमीटर में न्यूक्लियस जो होता है उसमें कैसे ये फिट होता है। क्योंकि डीएनए जो होता है वो इतना टाइटली फिट इसमें कॉम्पैक्ट हो जाता है, फिट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो वो कॉम्पैक्टेशन जो है वो कैसे क्रिएट होती है, तो एक लीनियर डीएनए जो होता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में, वो लीनियर डीएनए का जो कॉम्पैक्टेशन, जो संगठन जो होता है, संघनन जो होता है, वो जो होता है डीएनए और कई सारे प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट कर करके वो उसको बनाते हैं। अब ऐसे प्रोटीन जो होते हैं वो डीएनए के साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, और वो पूरी सेल की लाइफ के दौरान बाइंड होते हैं और बाइंड होकर के और ये ऐसे डीएनए को और अधिक कॉम्पैक्ट बनाते हैं, क्रोमेटिन को कॉम्पैक्ट बनाते हैं। बात हम न्यूक्लियोसोम की कर रहे हैं। न्यूक्लियोसोम जो है वो एक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है एक यूकैरियोटिन क्रोमेटिन की। तो यूकैरियोटिक क्रोमेटिन की एक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट के नाम से एक न्यूक्लियोसोम जाना जाता है। और ये न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हिस्टोन जो होते हैं जिसमें 4 प्रोटीन की उप इकाइयां होती हैं, H2A, H2B, H3NH4, और हर एक की डुप्लीकेट कॉपी मिलकर के ऑक्टामर बनाती है। और ये जो ऑक्टामर होता है, इस ऑक्टामर के चारों तरफ 2 बार डीएनए जो है वो लिपट जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं। तो ऑक्टामर की डबल कॉपी जो होती है 4 अलग अलग डिफरेंट हिस्टोन जो होते हैं उससे मिलकर बना होता है। और ये डीएनए जो लिपटता है उसके चारों तरफ 2 टर्न ले रहा है, इसमें 146 डीएनए के बेस पेयर होते हैं। अब यहाँ स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं आसानी से कि न्यूक्लियोसोम जो है वो हिस्टोन के साथ, तो हिस्टोन हम देख रहे हैं H2A, H2B, H3, H4, डबल डबल कॉपी है। और इसके चारों तरफ जो है 146 बेस पेयर का जो वो डीएनए इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि 2 न्यूक्लियोसोम जो है उनके बीच का जो डीएनए होता है वो लिंकर डीएनए कहलाता है, और लिंकर रीजन या लिंकर डीएनए कहलाता है। तो यहाँ पर 146 बेस पेयर जो है वो केवल हिस्टोन के चारों तरफ जो लिपटा हुआ डीएनए है उसी के होते हैं इसके साथ। अब इसकी जो डायमीटर होता है वो हो जाता है 11 nm, तो इसको 11 nm फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो जहां डीएनए का जो डायमीटर था 2 nm था, वहां से अब ये हो गया 11 nm। तो ये डायमीटर है न्यूक्लियोसोम का। और ऐसी जो लेंथ जो है लिंकर डीएनए की वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है, वो 20 to 100 बेस पेयर तक होती है और सेल पे डिपेंड करती है। तो इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक दूसरे से न्यूक्लियोटाइड जुड़े रहते हैं, तो ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे जो माला के अंदर उसमें मोती जो है वो हमें दिखाई देते हैं, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह हमें नजर आते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो होती है डीएनए की और ज्यादा शॉर्ट हो जाती है, यानी 7 गुना ज्यादा
ये फोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर हम H3 और H4 जो है डाइमर जो है हिस्टोन के, वो जब डीएनए से जुड़ते हैं तो उसकी एक इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पर ग्रीन में H4 है और H3 जो है वो पर्पल में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही ऑक्टामर हिस्टोन के पार्ट हैं, उप इकाइयां हैं, इसकी सब यूनिट्स है, और ये डीएनए जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है उससे जुड़े हुए हैं। हम इसको यदि हम चारों यूनिट को देख लें एक साथ, तो इस प्रकार से ये डीएनए जो होता है इन चारों हिस्टोन की जो सब यूनिट्स होती है उससे अटैच रहता है। और ये साइड व्यू देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का नजर आता है। अब यदि हम बात करें हिस्टोन की बात नेचर की, तो हिस्टोन एक्चुअल में बेसिक प्रोटीन होते हैं और इसमें पॉजिटिव चार्ज कंटेन एमिनो एसिड जो होते हैं वो पाए जाते हैं। पॉजिटिवली या पॉजिटिव चार्ज्ड एमिनो एसिड जो है वो इसमें उपस्थित होते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से लाइसिन एंड आर्जिनिन होते हैं। और ये डीएनए के जो फॉस्फेट जो होता है उससे ये बैकबोन फॉस्फेट से अटैच हो, क्योंकि फॉस्फेट जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये आपस में इनके टाइटली बाउंड हो जाते हैं। तो 5 प्रकार के हिस्टोन यदि हम देखते हैं तो 4 तो इसकी उप इकाइयां कोर हिस्टोन में उपस्थित होता है जो कि ऑक्टामर बनाते हैं, और एक जो होता है वो H1 है। H1 जो होता है वो एक तरह से लिंकर हिस्टोन कहलाता है, जो कि लिंकर डीएनए के ऊपर यहाँ पे जो न्यूक्लियोसोम बनता है 146 बेस पेयर कवर करके, तो उसके पास में ये H1 लगा रहता है। साथ ही ये न्यूक्लियोसोम को बाइंड करने का काम करता है और इसको टाइटली, लेकिन वो बट नॉट एज टाइटली एज द कोर हिस्टोन। कोर हिस्टोन और डीएनए के बीच का जितना अट्रैक्शन होता है उतना H1 का ना डीएनए के साथ नहीं होता। यहाँ हम देख सकते हैं कि H1 ये कहाँ पे अटैच रहता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि एक्चुअल में उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज ही होता है और वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो दोनों जो है ये नॉन हिस्टोन जो है ये हाईली मोबाइल ग्रुप्स भी कहलाते हैं, HMG, जो कि लिंकर रीजन पे उपस्थित होते हैं। अब हम न्यूक्लियोसोम को देखते हैं कि एक 11 nm न्यूक्लियोसोम जो होता है वो मिलकर के 30 nm फाइबर का निर्माण कैसे करता है। ये न्यूक्लियोसोम आपस में अटैच हो जाते हैं और ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम 30 nm स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें H1 जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये सोल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है, यदि मॉडरेट सोल्ट कंसंट्रेशन है तो H1 रिमूव्ड हो जाता है और उसकी वजह से ये जो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक आपको दिखाई देती है। लेकिन यदि कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाती है तो वहां पर H1 जो है वो बना रहता है, जुड़ा रहता है, और ज्यादा ये जो है वो कॉम्पैक्ट होकर के वो और अधिक स्ट्रक्चर बनाता है, टाइट स्ट्रक्चर बनाता है 30 nm की। और ये 30 nm स्ट्रक्चर जो 7 गुना जो फोल्डर जो डीएनए था उससे ज्यादा फोल्डेड हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है। और यदि हम देखें डीएनए में तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम इसको देख सकते हैं। 2 मॉडल प्रपोज किए गए हैं, सोलेनोइड और 3 डायमेंशनल जिगजेड मॉडल। दोनों को हम देख सकते हैं। सोलेनोइड मॉडल 30 nm स्ट्रक्चर इस प्रकार हमें दिखाई देते हैं, जो कि रेगुलर होता है, स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसके अंदर 6 न्यूक्लियोसोम पर टर्न, यानी एक टर्न में घूमते हैं तो 6 न्यूक्लियोसोम उसमें उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार ये 30 nm स्ट्रक्चर बनाते हैं। जहां हम जिगजेड की बात करते हैं तो ये इरेगुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है, जहां पर न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो फेस टू फेस बहुत कम इसमें कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो ये जिग जेड लाइक स्ट्रक्चर यानी जेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको जिग जेड मॉडल भी कहते हैं। अब हम और ज्यादा कॉम्पैक्टेशन में आगे चलते हैं तो क्रोमोसोम और ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है, और उसमें हम देखते हैं कि 2 इवेंट जो होती है, जो हम इसको देख चुके हैं पहले हम, जिसमें 11 nm स्ट्रक्चर देन 30 nm स्ट्रक्चर। तो अब जो कॉम्पैक्ट हुआ है वो डीएनए वो 50 गुना ज्यादा फोल्ड हो गया है। अब जो थर्ड लेवल जो आ रहा है जिसमें जो इंटरेक्शन होता है वो 30 nm स्ट्रक्चर का और न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, और ये और ज्यादा इसको कॉम्पैक्टेशन देते हैं। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो होती है उसके 2 मेन पार्ट है, एक न्यूक्लियर का लेमिना और दूसरा उसका इंटरनल मैट्रिक्स जो प्रोटीन्स होते हैं वो है। वो दोनों जो पार्ट होते हैं वो इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पर 10 nm फाइबर और उसके एसोसिएट प्रोटीन जो है वो उपस्थित रहते हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर के अंदर की तरफ ये न्यूक्लियर लेमिना जो है वो उपस्थित रहता है, और साथ ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आउटर इनर मेम्ब्रेन और यहाँ पे पोर भी दिखाई दे रहे हैं, और 10 nm फाइबर की जो हम बात कर रहे थे वो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर उपस्थित होते हैं, और ये मैट्रिक्स प्रोटीन जो होते हैं वो इसके साथ में अटैच रहते हैं। इस 10 nm फाइबर के साथ में ये प्रोटीन भी अटैच रहते हैं। अब जो थर्ड मैकेनिज्म है डीएनए कॉम्पैक्टेशन की, उसके अंदर रेडियल लूप का निर्माण होता है, यानी ऐसी रेडियल लूप डोमेन का निर्माण होता है जो उसको और ज्यादा कॉम्पैक्ट करते हैं डीएनए को।
तो 50 गुना से और ज़्यादा अब कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम जहाँ सोलेनोइड मॉडल की बात कर रहे हैं तो हम देख चुके हैं कि 6 न्यूक्लियोसोम जो है वो एक टर्न बनाते हैं। तो यहाँ पर लूप का निर्माण हो रहा है, तो ये जो लूप बनती है इस लूप में 50 टर्न उपस्थित होते हैं। तो 50 टर्न मिलकर के एक लूप का निर्माण करते हैं, और इस लूप में हम देखते हैं तो दो मुख्य काम होते हैं इस लूप के बनने से। एक ये होता है कि इसके ऊपर यहाँ पर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये इसके फोल्ड प्रोटीन्स होते हैं। और यहाँ पे यदि हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन जो होता है, और इसके फोल्ड अटैचमेंट रीजन भी इसको कहते हैं, और ये प्रोटीन जो होते हैं वो भी यहाँ पर अटैच्ड रहते हैं, और पीछे की तरफ यहाँ पर न्यूक्लियर लेमिना जो है और मैट्रिक्स से अटैच रहते हैं। तो लूप बनने से क्या होगा, इसके जीन जो है वो यहाँ पर 30 nm फाइबर के रूप में यहाँ जीन ओपन है। तो ये रेगुलेशन में, जीन रेगुलेशन में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करना, जीन को कंट्रोल करना। आगे जो कॉम्पैक्टेशन यदि हम देख रहे हैं कि ये जो रेडियल लूप बनती है न्यूक्लियर मैट्रिक्स के चारों तरफ, जो हमने अभी बात करी कि जो टर्न बने थे उस टर्न में ऐसे 50 टर्न जो है मिलकर के एक लूप का निर्माण करते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स के चारों तरफ। तो दो तरीके से हैं, एक तो जीन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, दूसरा क्रोमोसोम को ऑर्गेनाइज करते हैं विद इन द न्यूक्लियस। अब हम देख सकते हैं इस डायग्राम से कि एक 2 nm डीएनए की स्ट्रक्चर है, और ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है ये, तो ये 11 nm फाइबर बनाते हैं जो न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। और ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है तो ये 30 nm स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें हम सोलेनोइड मॉडल की इसकी बात कर सकते हैं। यहाँ पर 6 न्यूक्लियोसोम घूम करके एक टर्न का निर्माण करते हैं, तो 30 nm स्ट्रक्चर हो गई। और यहाँ पर और ज्यादा ये अधिक और कॉम्पैक्टेशन होता है, तो ये लूप का निर्माण करते हैं जो 300 नैनोमीटर जो है विड्थ होती है। और ये लूप हमने डिस्कस किया था कि 50 टर्न जो होते हैं मिलकर के लूप बनाते हैं। और ऐसे ही कॉम्पैक्टेशन लेवल में 18 जो लूप होती है वो चारों तरफ से ये कवर्ड रहती है एक क्रोमेटिड के चारों तरफ, तो उसे हम कहते हैं ये 700 नैनोमीटर इसकी विड्थ बढ़ जाती है। और ये कॉम्पैक्टेशन लेवल जो है वो एक हेटेरोक्रोमेटिन में होता है। और लास्ट में यदि हम देखते हैं कि एक डुप्लीकेट क्रोमोसोम जो है जिसकी विड्थ जो है वो 1400 नैनोमीटर है। तो ये कॉम्पैक्टेशन जो हमने देखा है ये है कि 2 नैनोमीटर डीएनए से लेकर के 1400 नैनोमीटर डीएनए तक का कॉम्पैक्टेशन। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल में डीएनए का जब विड्थ ही इसकी 2 नैनोमीटर है तो इतना बड़ा क्रोमोसोम कैसे बन गया। तो उसमें जो रोल जो अदा करते हैं वो यही प्रोटीन अदा करते हैं जो हिस्टोन प्रोटीन्स के नाम से हम जानते हैं, और वो अलग अलग स्टेज में इसका कॉम्पैक्टेशन होता है। थैंक यू।